नमस्कार, मैं अशोकराज अल्बिडो आईएएस के इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक है वो हाथी संरक्षण को लेकर है। यहाँ से प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे जाने की अभी भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो हाथी संरक्षण पर अगर बात करें, टू दी पॉइंट बात करना है, जो प्री के एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और साथ में मेंस में भी या अदर एग्जाम का कोई भी उनके लिए भी और आम जन जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा इसकी महती भूमिका दिखती है। तो हाथी संरक्षण में यदि बात करें क्यों ऐसा आवश्यकता पड़ता है हाथी संरक्षण की, यदि हम बात करते हैं 2017 में जो हमारे पास डाटा आया, 2017 में जो डाटा हमारे पास आया तो इसमें देखा गया भारत में हाथियों की संख्या 27,312 ये टोटल हाथी हैं भारत में 27,312। एक्चुअली में इस डाटा को आपको याद नहीं करना है, ना ही पूछा जाएगा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जब समझे रहेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी बनेगा तो तुरंत हल कर देंगे। तो 2017 में भारत में हाथियों की संख्या 27,312। मैं ऐसा श्योर भी नहीं रहता कि पूछा भी नहीं जाएगा, स्टेटमेंट में रख भी सकते हैं। 2012 की बात करें, 2012 में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 थी, इतना थी। इसका मतलब साफ साफ निकल के आ रहा है 2012 से 17 के बीच में हाथियों की संख्या में कमी आई है। 2012 से 17 के बीच में हाथियों की संख्या में लगभग 10% की कमी दर्ज की गई है। 10% की कमी ये दर्ज कर गई है। तो इससे क्या है, हाथियों के संरक्षण की बात अब और जोर पे होनी चाहिए। ये इसके पहले भी काफ़ी ज़्यादा डाटाएं थी 1972 से, फिर उसके बाद में 1992 में अगर देखेंगे 2003-4 में अनेक प्रकार की योजनाएं लाई गई हैं तो पूछे गए हैं। तो अगर हम यहीं से बात करते हैं, भारत पूरे विश्व की अगर बात करते हैं, हाथी कितने प्रकार के होते हैं पूरे विश्व में, हाथियों का प्रकार, हाथी के प्रकार जो होते हैं या हाथियों के प्रकार की बात करेंगे, हाथियों के प्रकार कितने प्रकार के विश्व में हाथी पाए जाते हैं, तो 3 प्रकार के हाथी दिखते हैं हमें। कितने प्रकार के हाथी दिखाई देते हैं, तो 3 प्रकार के हाथी दिखाई देते हैं। इन हाथियों में अगर बात करेंगे तो अफ्रीकी जंगली हाथी, अफ्रीकी जंगली हाथी। दूसरा है अफ्रीकी सवाना हाथी। सवाना का नाम सुने होंगे, अफ्रीका में ही है, सवाना मरुस्थल ही है ना, सवाना घास का मैदान भी है और सहारा मरुस्थल भी है। सवाना अफ्रीकी सवाना हाथी। और देखेंगे एशियाई हाथी, एशियाई हाथी। ये 3 प्रकार के हाथियों की बात हो रहा है। तो हालांकि पूछे जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते, लेकिन समझना है ये जो अफ्रीकी हाथी है, ये अगर बात करेंगे, आपने सुना होगा जरूर रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। इस रेड डाटा बुक में इसके लिए बताया गया है ये संकटग्रस्त है, संकटग्रस्त की श्रेणी में आ गया है। अफ्रीकी जंगली हाथी ये संकटग्रस्त की श्रेणी में है। ये संकटग्रस्त क्या है, तो अगर बात करेंगे, स्विस एक संस्था है, वन्य जीवों के संरक्षण पर काम करती है। स्विस संस्था, स्विस संस्था है, यानी कि स्विट्जरलैंड में मुख्य रूप से है, पूरे विश्व के लिए काम करती है स्विस संस्था। तो वन्य जीवों के संरक्षण पर यह काम करती है। स्विस संस्था की रेड डाटा बुक में इस अफ्रीकी जंगली हाथी को संकटग्रस्त की श्रेणी में रख दिया गया।
जबकि इसकी बात करेंगे अफ्रीकी समाना हाथी, ये लुप्त प्राय हो गई है। लुप्त प्राय, लुप्त प्राय का मतलब होता है लगभग ये समाप्त होने के कगार पर है, और इसको यदि इसका भी संरक्षण नहीं किया गया तो ये भी लुप्त प्राय में आ जाएगा, और लुप्त प्राय के बाद में एकदम समाप्त। जैसे हमारे यहाँ से पृथ्वी से डायनासोर समाप्त। अगर बात करेंगे पूरे पृथ्वी पर मतलब केवल जो भूमि पर चलने वाली स्थलीय जीव है, इन स्थलीय जीव पर अर्थात भूमि पर सबसे बड़ा अगर कोई जीव है तो यही है, एलिफेंट, हाथी। अगर बात करेंगे एशियाई हाथी, ये एशियाई हाथी मुख्य रूप से दक्षिण एशिया या एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। ये एशियाई जो हाथी है, इसकी सबसे ज्यादा संख्या भारत में है। भारत में सर्वाधिक संख्या, और कितना है 60%, 60%। भारत में एशियाई हाथी की संख्या 60%, सबसे ज्यादा भारत में एशियाई हाथी। तो यहां तक सबके समझ में आ गया हो। अब ये धीरे धीरे समाप्त क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे एक कारण आप देखेंगे, हाथियों में और मानव में संघर्ष चलते रहा। हाथी जहां या जिन क्षेत्रों में ज्यादा हैं वहां पे फसलों को नुकसान करते हैं, इससे लोग उनको मारते पीटते हैं, हटा देते हैं। साथ में हाथी की कीमत ज्यादा होती है, इसके दांतों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काफी ज्यादा दिखती है, इसलिए इसको मारकर इसके दांतों को, इसके हड्डियों को कई प्रकार से, अनेक प्रकार की दवाइयों में भी प्रयोग करते होंगे। तो कई जगह इसमें इसके कई बहुउद्देशीय हैं, तो उसको बेच देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा कीमत पाते हैं। तो एक कारण ये भी है। तो कई कारणों से जो है मानव का संघर्ष हाथियों से। अब मुख्य रूप से अगर बात करेंगे कौन कौन राज्य है जहां पे लगभग 85%, नियर अबाउट 85% हाथियों का मानव के साथ संघर्ष चलता रहा है। तो अगर बात करेंगे, हम भारत में बात करते हैं, तो एक तमिलनाडु ये है, तमिलनाडु। एक कुल 6 राज्य मिलेंगे जिसमें हाथियों पर खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। तो एक तमिलनाडु है। दूसरा अगर बात करते हैं यहाँ पर उड़ीसा है, ओडिशा जिसका नाम है। यहीं पे बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। जंगल से इन जानवरों से दूर नहीं रह सकती थी। वो बताती है कि रघु की देखभाल करना यानी किसी बच्चे की देखभाल करना जैसा है। बिना कहे वो मेरी सारी बातें समझ पाता है। कुछ समय पहले मैंने अपनी बेटी को खो दिया था, जिस वजह से मैं काफी दुखी थी। और एक दिन जब मैं रो रही थी तब रघु मेरे पास आया और उसने अपनी सूंड से मेरे आंसू पोंछे थे। इंसान भले ही जानवरों को इतना समझ ना पाए, लेकिन हाथी काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। हम देखते हैं कि कैसे इस समाज के लोग अपनी जान को खतरे में डालकर इस जंगल को प्रोटेक्ट किया करते थे, और जंगल को रिस्पेक्ट देने के लिए वो हमेशा बिना चप्पल के ही यहाँ पे चलते थे। बोमन हमें बताते हैं हाथियों के साथ काम करना खतरनाक भी हो सकता है, खास करके बड़े हाथी। और एक बार बोमन जख्मी भी हुए थे बड़े हाथी के कारण, जिसके बाद उन्होंने बड़े हाथियों के साथ काम करना बंद कर दिया था। और वो तो हम बात कर रहे थे हाथियों के संरक्षण की बात। हाथी पर देखेंगे, हाथी को भारत सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय विरासत पशु भारत सरकार ने घोषित किया है। अब ये पूछा जा सकता है कब घोषित किया गया, तो 13 अक्टूबर 2010 को। तो ये डेट जानना है।
भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया है। ये कब घोषित किया है? तो 13 अक्टूबर 2010 को। ये आपको याद रहना चाहिए परीक्षा तक, 13 अक्टूबर 2010 को। क्लियर हो गया? इसके साथ में 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया है। तो 3 राज्य, भारत के 3 राज्य, कितने राज्य पूछा जा सकता है? तो भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिसने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया है। राजकीय पशु घोषित किया है। ये 3 राज्य कौन कौन है? इन राज्य का नाम आ सकता है। इन राज्यों की अगर बात करेंगे तो एक राज्य आपका है झारखंड। एक राज्य का नाम क्या है? झारखंड। दूसरा कर्नाटक है और तीसरा केरल है। कर्नाटक और तीसरा केरल। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। कितने ऐसे राज्य हैं जिसने हाथी को राजकीय पशु घोषित किया है? राजकीय पशु घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? वो 3 राज्य हैं, झारखंड, कर्नाटक और केरल। क्लियर हो गया? और राष्ट्रीय विरासत पशु 13 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। अब यहीं पे अगर बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, यूपी में, तो यूपी के बारे में एक स्पेशल आ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथी पशु अस्पताल, हाथी अस्पताल बनाया गया है। इस तरीके का पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। तो हाथी अस्पताल की बात करेंगे तो हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। तो मथुरा एक कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश वालों के लिए यूपी में समीक्षा अधिकारी या अन्य एग्जाम, पुलिस जैसे एग्जाम में या कोई भी एग्जाम XYZ हो, उत्तर प्रदेश में ये पूछा जा सकता है। और यही इतना नहीं, भारत के एग्जाम में भी, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में मथुरा में है, ये पूरे भारत के लिए एक मिसाल है कि हाथी अस्पताल, देश का एकमात्र पूरे देश का एकमात्र हाथी अस्पताल वो कहां पर है? तो मथुरा में। मथुरा कहां है? उत्तर प्रदेश में। यहां पर जो है एकमात्र देश का एकमात्र हाथी अस्पताल, देश का एकमात्र हाथी अस्पताल। एक अब अगर बात करेंगे ये हाथियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, हाथी के संदर्भ में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया और इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के किस अनुसूची में हाथी को संरक्षित किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के, ये डाटा याद होना चाहिए, इसके अनुसूची एक में हाथी को संरक्षित किया गया है। पूछा जा सकता है प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम एक राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया है? 13 अक्टूबर 2010 को, याद होना चाहिए। अब भारत सरकार ने हाथियों के लिए हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब लाया? तो 1992 में, याद कर लीजिएगा। हाथी प्रोजेक्ट, एलिफेंट प्रोजेक्ट भी ले सकते हैं। ये कब लाया गया है? 1992 में। एक हाथी प्रोजेक्ट किस देश में लाया गया है? भारत की बात हो रहा है, भारत में। या भारत सरकार ने, कही केंद्र सरकार ने हाथी प्रोजेक्ट योजना कब शुरू किया?
1992 में 1992 याद होना चाहिए। अब अगर बात करेंगे इसके लिए एक मॉडल अपनाया गया है। इस मॉडल का नाम अगर बात करेंगे सोनितपुर मॉडल, इसको हटा दिया जाए तो सोनितपुर मॉडल क्यों अपनाया गया? सोनितपुर मॉडल, सोनितपुर मॉडल, सोनितपुर मॉडल क्या है? ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हाथी जो होते हैं काफी ज्यादा झुंड में रहते हैं। ये झुंड में जो हाथी रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं वहां पर फसलों को नुकसान कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के नुकसान करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि फसल है क्या है, उनको केवल पेड़ पौधे सब समान रूप से दिखते हैं। तो जहाँ पे रहेंगे, बैठेंगे, इधर उधर टहलेंगे, फसल को नुकसान करेंगे। हाथी इस भूमि का सबसे बड़ा जीव है, भूमि का सबसे बड़ा जीव। पूरी पृथ्वी की बात नहीं हो रही, भूमि पर यानी कि जो स्थल पर है। वैसे तो नीली व्हेल है, काफी बड़ी है, लेकिन वो स्तनपायी जो है जल में रहने वाली है। भूमि का सबसे बड़ी जो है जीव भूमि का वो हाथी है। तो फसलों को नुकसान कर देगा, और फसलों को जो नुकसान करते हैं ये उन क्षेत्रों में मानव में संघर्ष होता है, मानव हाथी संघर्ष। ऐसे कुल 6 राज्य हैं जहां पर मानव हाथी संघर्ष हो रहे हैं। 6 राज्य कौन कौन है? तमिलनाडु है, नोट कर लीजिएगा, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, असम है। तो ये 6 राज्य जो हैं वहां पे लगभग 85% 85% हाथी मानव संघर्ष हो रहा है। उसके लिए एक मॉडल अपनाया गया है, सोनितपुर मॉडल। सोनितपुर मॉडल क्या है? इसमें ये लाया गया कि हाथियों को मारने के बजाय, जब हाथी संघर्ष होता है तो फसलों का नुकसान होगा, लोग हाथियों को मारते हैं, भगाते हैं, तो उनको मारने के बजाय भगाने का प्रयास करें, और साथ में वन विभाग को सूचित करने का प्रयास करें, सूचित करें, उन्हें दंडित न करें, उन्हें मारे न, पीटे न। और दूसरी चीज क्या है? अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर हाथी दांत या हाथी के जो और भी अस्थि होते हैं, जो भी होते हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय बाजार पर काफी ज्यादा विक्रय होता है, काफी ज्यादा कीमत लोग पाते हैं। इसलिए हाथियों को मारकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका बिक्री कर दिया जाता है। इसलिए साइट्स ने, साइट्स मतलब CITES, साइट्स, ये वन्य जीव संरक्षण की बात हो रहा है। हाथियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव जो संरक्षण है उसके लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिबंधों के तहत इस अर्थात साइट्स ने हाथियों के व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। अब प्रतिबंधित कब किया है? ऐसा प्रतिबंध वाला 18 जनवरी 1990 की बात है। 18 जनवरी 1990 में प्रतिबंधित किया इसने। ये कम संभावना है, लेकिन फिर भी जानिएगा 18 जनवरी 1990 को इसने क्या कर दिया है? प्रतिबंधित कर दिया है। व्यापार पर क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया है कि हाथियों का व्यापार इस तरीके का नहीं होगा, उनकी बिक्री, दांत की बिक्री, हड्डियों की बिक्री, इस तरीके का काफी ज्यादा, कुछ नहीं, काफी ज्यादा सुधार हो गया है। तो एक ये बन सकता है। सोनितपुर मॉडल का संबंध किससे? हाथी से है, और प्रोजेक्ट हाथी वाला है। और अब एक चीज है, हाथी गलियारा क्या होता है? जहां पर हाथी रहते हैं, जहां पर हाथी रहते हैं, हाथियों का 2 बड़ा आवास यदि है, ये 2 बड़ा आवास है, हाथियों का आवास है, ये भी आवास है हाथियों का,
इन दोनों आवासों के बीच में अगर एक सकरा गलियारा होता है, इसी सकरे गलियारे को, ये सकरा गलियारा है, कॉरिडोर है, गलियारा, इसी को हाथी गलियारा कहते हैं। हाथी गलियारा यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर। हाथियों के जो आवास होते हैं, दो आवासों के बीच के सकरे जो जगह होते हैं, मार्ग होते हैं, उन्हीं मार्गों को हाथी गलियारा कहते हैं। ऐसे में देश में कुल 110 हाथी गलियारा है। हाथी गलियारों की संख्या कितना है, इनकी संख्या की बात करेंगे तो 110 हाथी गलियारा है। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। तो और अगर बात करते हैं इन हाथियों के संदर्भ में, एक जो है लघु फिल्म बनाई गई है, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो द एलिफेंट व्हिस्पर, उसको, उस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। सबसे बड़ी विशेषता ये है, उस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। तो सोनितपुर मॉडल समझ में आ गया होगा कि संघर्ष जो है रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए है। अब हाथियों पर जो फिल्म बना है, हाथियों पर बना फिल्म, बना लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म दी एलिफेंट्स व्हिस्पर इस तरीके का लिख सकते हैं, व्हिस्पर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हिस्पर्स। तो द एलिफेंट व्हिस्पर्स फिल्म भी बना है और इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। सबसे बड़ी विशेषता यही है, इस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। तो हाथियों पर लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट व्हिस्पर, को ये मिला है ऑस्कर पुरस्कार। ये इतना तो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ में अगर बात करेंगे कुल 15 जिलों में लगभग 33 जो है डेडिकेटेड एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया जा चुका है। डेडिकेटेड एलिफेंट्स रिजर्व ये जो है देश में लगभग 15 राज्यों में, और 15 राज्य में अगर बात करेंगे इनकी संख्या लगभग कितना निकल के आता है, 33। 15 राज्यों में 33 डेडिकेटेड एलिफेंट रिजर्व स्थापित हो चुका है। सबसे बड़ी विशेषता, हाथियों के संरक्षण की बात हो रहा है। अब हमारे संविधान में बात करते हैं। संविधान में देखते हैं मूल कर्तव्य में भी, जो मूल कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अर्थात 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 4A अर्थात पार्ट 4A में आर्टिकल 51A अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। इसमें जो अनुच्छेद लाया गया था, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था, जिसमें उन्होंने 8 मौलिक कर्तव्य की बात कहे थे, जिसमें 10 जोड़ा गया था। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया। तो जो अनुच्छेद 51A है, अनुच्छेद 51A, इसका 51A का अगर क्लाज 1 की बात करते हैं तो क्लाज 1 में जो सब क्लाज है, सब क्लाज जी, इसी जी में है पर्यावरण की संरक्षा करना, पर्यावरण का संरक्षण करना,
तथा वन्य जीवों, नदी, पहाड़, पर्वतों, इन सबके रक्षा की बात कहा गया है। इन सबके रक्षा करना, तो वन्य जीव में हाथी तो भी आएगा। तो इसके तहत व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वो नागरिक हो और या विदेशी, सभी का कर्तव्य होता है, नागरिक या विदेशी कोई भी, सभी का कर्तव्य होता है वो पर्यावरण का संरक्षण करे। नदी, झरने, झील, तालाब, पोखरे, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का, सबका संरक्षण करना, कोई भी जीव, मानव का भी, सबका। एक यहाँ से भी प्रेरित है अनुच्छेद से। दूसरा चीज, अगर डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, तो इसके ये भाग, यानी कि ये पार्ट 3 में है, पार्ट 3 का है, पार्ट 4 में, 3 में तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार है। पार्ट 4 में अनुच्छेद अगर बात करेंगे 36 जो 51 तक है, इसमें 48A, ये जिसे बाद में जोड़ा गया, ये अनुच्छेद है 48A, इसे बाद में जोड़ा गया। इसमें भी वही चीज है, ये जो बाद में जोड़ा गया, ये भी 48A, बैलसामा संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें भी पर्यावरण के संरक्षण की बात, वही चीज कहा गया जो यहां पे कहा गया है। तो संविधान में एक तो व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य भी दिखा रहा है, दूसरा ये जो डीपीएस में कहा गया है, राज्य को दिया गया अधिकार, राज्य चाहे तो करे और चाहे ना करे। राज्य के लिए चूंकि डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात अपरिवर्तनीय है, अर्थात बाध्यकारी नहीं है, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लागू नहीं करवाया जा सकता। राज्य करे या ना करे उसकी इच्छा पर है, लेकिन राज्य करती है, भाई दिया गया ये। तो मूल अधिकार की बात हो रहा है। अस्पताल ने बता दिया है कहाँ पर अस्पताल है, यहाँ पर अस्पताल है, स्वनित मॉडल हो गया है। अगर एक बात करें कि 2017 से लेकर 2031 तक, 2017 से लेकर 2031 तक, इसमें एक तीसरा एक मतलब चरण लाया गया है, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम लाया गया है। इसको हटा दिया गया, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम। राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम, ये तीसरा है। देश का कौन सा है? तीसरा, देश का तीसरा है। पूछा जा सकता है राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम ये जो लाया गया देश का कौन सा क्रम का है? तीसरा क्रम का है। और ये जो लाया गया है 2017 से लेकर 2031 के बीच के चरण का है, ये तीसरा। तो थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्यक्रम जो भारत सरकार ने चलाया है, ये किस क्रम का है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसका डेट क्या है? 2017 से 2031। इसका उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों, जिसमें मुख्य रूप से हाथी की बात हो रहा है, इसके संरक्षण की बात हो रहा है, इसका संरक्षण करना। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन से हाथी पाए जाते हैं? एशियाई हाथी, जिनकी प्रतिशत कितना है? लगभग 60%। तो यहाँ तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमने बता दिया है। तो इसमें इतना है। सोनीतपुर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाथी प्रोजेक्ट 1992 इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और है, इसके लिए हाथी दिवस भी हम लोग मनाते हैं 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाया जाता है, विश्व हाथी दिवस। पूछा जा सकता है विश्व हाथी दिवस, विश्व हाथी दिवस एक कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाते हैं। तो इसका मतलब पूरे विश्व की बात हो रहा है। यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी मित्रों में,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।